हेलो एवरीवन। एनी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है, जहां पर हम मध्य प्रदेश परीक्षा धाम पुस्तक की सहायता से एमपी के कवर कर रहे हैं, जो कि आप देखेंगे कि एमपीपीएससी के साथ ही मध्य प्रदेश के किसी भी प्रतियोगी एग्जाम के लिए कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो जिसमें कि मध्य प्रदेश से संबंधित जीके आना है, उसके लिए इम्पोर्टेंट है। इससे पहले हमने इसके 4 क्लासेस इसकी कर चुके हैं, जिसमें हमने इसके चैप्टर फर्स्ट और सेकंड को कवर कर लिया है। चैप्टर फर्स्ट में आप देखेंगे कि इसमें मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी, सामान्य परिचय दिया हुआ है। इसको हमने 2 क्लासेस में कवर किया है। और मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य, इसको भी हमने कवर कर लिया है। अभी तक हमने इसकी 4 क्लासेस की हैं। ये हमारी 5th नंबर की क्लास होगी, जिसमें हमें मध्य प्रदेश का पुनर्गठन एवं संभाग पढ़ने हैं। तो इसको भी हम एक क्लास में कवर नहीं करेंगे, 2 क्लास में इसको कवर करेंगे। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन एवं संभाग। चलिए, ये है मध्य प्रदेश परीक्षा धाम पुस्तक का चैप्टर नंबर 3, जिसमें कि मध्य प्रदेश का पुनर्गठन और इसके संभाग दिए हुए हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश का पुनर्गठन, इसको हम पढ़ेंगे 3 स्टेप में, जिसमें हम 1947 की स्थिति को समझेंगे, अर्थात जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी। जहां पर आज वर्तमान मध्य प्रदेश है, यह अपने अस्तित्व में आया 1 नवंबर 2000 से, लेकिन 1947 है जो, उस समय मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है यहाँ पर किस प्रकार की स्थिति थी। इसके बाद हम देखेंगे 1 नवंबर 1956 की स्थिति, और अंत में देखेंगे 1 नवंबर 2000 की स्थिति, जबकि हमारे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य को अलग किया गया था। चलिए, सबसे पहले आप यहाँ पर ये मैप पर एक नज़र डालेंगे कि ये जो मैप है, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मध्य प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र है, ये हम बात कर रहे हैं 1947 के समय, जब मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ राज्य शामिल था। इस समय यहाँ पर आप ये देखेंगे कि ये वाला जो पश्चिमी क्षेत्र है, ये क्षेत्र है जो, इसको कहा जाता था मध्य भारत। और ये जो ये क्षेत्र है उत्तर दिशा की ओर जो हमें दिखाई दे रहा है, ये है विंध्य प्रदेश। यहाँ पर होता था बघेलखंड का क्षेत्र, और ये छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र दंडकारण्य, विदर्भ, बरार, और ये जो बीचों बीच स्थित है, ये है मध्य प्रांत। इस क्षेत्र को हमें दिमाग में रखना होगा, हमारे माइंड में जब ये मैप रहेगा तभी हम इन चीजों को आगे समझ पाएंगे। चलिए, अब हम सबसे पहले बात करेंगे पार्ट ए स्टेट, अर्थात सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार की। देखिए, जब हमारा देश भारत आजाद हुआ था उस समय पर जो भारत देश है, सभी जगह छोटी छोटी रियासतें या बड़ी रियासतें सभी अपना अपना शासन अलग अलग किया करती थी। देखिए, सबसे पहले हम ये पार्ट बी और पार्ट सी, पार्ट डी, ये क्या है इसको समझ लेते हैं। तो आप देखेंगे कि 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ था, तो भारत की सभी रियासतों को, भारत में कुछ छोटी कुछ बड़ी रियासतें हुआ करती थी, इन सभी को 4 भागों में, कितने भागों में, 4 भागों में सम्मिलित किया गया था। ये 4 भाग हुआ करते थे, पार्ट ए, पार्ट बी। आप देखेंगे कि पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी, इन 4 भागों में भारत की सभी रियासतों को सम्मिलित किया गया था। जिसमें से जो पार्ट ए है, पार्ट ए में जो बड़ी रियासतें हुआ करती थी उनको सम्मिलित किया गया था। तो पार्ट ए के अंतर्गत बड़ी रियासतों को रखा गया। पार्ट बी में मध्यम मध्यम जो रियासतें थीं, उन रियासतों को, मध्य की रियासतों को, ना बहुत बड़ी थी और ना ही बिल्कुल छोटी थी, तो मध्यम रियासतों को पार्ट बी के अंतर्गत रखा गया था। इसी प्रकार से जो छोटी रियासतें थीं उनको पार्ट सी में रखा गया था। छोटी रियासतों को कौन से पार्ट में रखा गया था? पार्ट सी में। और पार्ट डी में रखा गया था कि जो अर्जित क्षेत्र होंगे उनको पार्ट डी में रखा जाएगा। तो इस प्रकार से
पार्ट डी में भारत का केवल एक ही क्षेत्र सम्मिलित था, जो था अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार। तो पार्ट डी में भारत का केवल एक ही क्षेत्र सम्मिलित था, अंडमान निकोबार। तो मध्य प्रदेश के संबंध में हमें पार्ट डी को पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश के सभी क्षेत्रों को पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी के अंतर्गत रखा गया था, जिसमें पार्ट ए में बड़ी रियासतें, पार्ट बी में मध्यम और पार्ट सी में छोटी रियासतों को रखा गया था। पार्ट ए, चलिए अब हम देखेंगे पार्ट ए की। पार्ट ए में मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र को सम्मिलित किया गया था, ये हमें इसमें अच्छे से बताया गया है। तो देखिए, जो पार्ट ए है, जिसे कि सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार भी कहा जाता है, आप देखेंगे कि ये जो मध्य प्रांत हमें बीचों बीच दिखाई दे रहा है, इसे ही सेंट्रल प्रोविंस कहा जाता है, और ये बरार वाला क्षेत्र है। तो ये जो क्षेत्र हुआ करता था, ये कौन सा है, हमारा पार्ट ए। इस क्षेत्र को पार्ट ए में सम्मिलित किया गया, और नाम इसे हम सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के नाम से भी जानते हैं, और ये पार्ट ए स्टेट, मध्य प्रदेश का क्षेत्र। चलिए अब इसमें हम पॉइंट 1 इसको देखते हैं। इसमें हमें बताया गया है कि मध्य प्रदेश राज्य के निर्माण से पहले पहले मध्य भाग को, ये जो बीचों बीच का भाग है, इसे सीपी एंड बरार के नाम से जाना जाता था। सीपी अर्थात सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। तो जो ये सीपी अर्थात सेंट्रल प्रोविंस है, इसकी स्थापना की बात करें, इसका नाम कब निकल के आया, तो सेंट्रल प्रोविंस की स्थापना 2 नवंबर 1861, यहाँ पर आप देख सकती हैं 1861 की बात हो रही है। तो 2 नवंबर 1861 में सेंट्रल प्रोविंस की स्थापना की गई थी। लेकिन जो बरार क्षेत्र है, ये बरार, ये जो इसको हैदराबाद से पृथक किया गया था, हैदराबाद जो रियासत थी उससे पृथक करके इसको सेंट्रल प्रोविंस में सम्मिलित किया गया था 1936 में। इसलिए इसे सम्मिलित रूप से सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार कहा जाता है। तो इसमें से आपको हमें ये याद रखना है कि मध्य प्रांत की जो स्थापना है 2 नवंबर 1861 में की गई थी, और जो बरार क्षेत्र है, इसकी 1936 में इसकी स्थापना की गई थी। तो इस प्रकार से ये जो पार्ट ए है कंप्लीट होता है, और इसे सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार कहा जाता है। आप देखेंगे कि जो इसकी राजधानी है पार्ट ए की राजधानी नागपुर को बनाया गया। किसे बनाया गया, नागपुर को। तो पार्ट ए की राजधानी नागपुर, हमें ये याद रखना है। पार्ट ए की राजधानी क्या होगी, नागपुर। चलिए इसको याद रखना है। और इस यहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री, जो पार्ट ए है, पार्ट ए के जो मुख्यमंत्री प्रथम रहे वह कौन है, पंडित रविशंकर शुक्ल। तो यहाँ के जो प्रथम मुख्यमंत्री रहे वह पंडित रविशंकर शुक्ल रहे। चलिए इस प्रकार से पार्ट ए की जो राजधानी वह नागपुर, और यहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल थे। और यहाँ पर जो वर्तमान मध्य प्रदेश है, उसमें एक मकड़ई रियासत, जो इस समय पर सेंट्रल प्रोविंस में सम्मिलित थी, मकड़ई रियासत, वह वर्तमान मध्य प्रदेश में भी सम्मिलित है, जो कि एकमात्र है। सेंट्रल प्रोविंस की जो रियासत है मकड़ई, वह वर्तमान मध्य प्रदेश में भी है, और वो किस जिले की है, हरदा जिले की, और जिसे सेंट्रल प्रोविंस में शामिल किया गया था। आप यहाँ पर देखेंगे कि सेंट्रल प्रोविंस अर्थात जो पार्ट ए है, इसकी कुछ प्रमुख रियासतें दी गई हैं यहाँ पर, जिसमें जसपुर जो कि छत्तीसगढ़ की है, विदर्भ, नागपुर, मकड़ई, हरदा, यही जो रियासत है जो सेंट्रल प्रोविंस में सम्मिलित थी और आज वर्तमान मध्य प्रदेश में भी सम्मिलित है। तो ये हमें याद रखना है कि वह कौन सी रियासत है जो वर्तमान मध्य प्रदेश में सम्मिलित है, और जो 1956 के पहले पार्ट ए में अर्थात सेंट्रल प्रोविंस में सम्मिलित थी। वह कौन सी रियासत है, मकड़ई, जो कि हरदा जिले में है। सरगुजा छत्तीसगढ़, कवर्धा छत्तीसगढ़, खैरागढ़ छत्तीसगढ़, रायगढ़ छत्तीसगढ़, कोरिया छत्तीसगढ़, बस्तर छत्तीसगढ़ और सारंगढ़ छत्तीसगढ़,
ये यहाँ की प्रमुख रियासतें दी गई हैं। इनको भी एक बार हमें नज़र डालना है क्योंकि पूछा जा सकता है कि कौन-सी रियासत है जो सेंट्रल प्रोविंस से संबंधित है। हालाँकि जो मकड़ई है ये तो हमें याद रखना ही है, फिर भी हमें ये रियासतें भी हमारे माइंड में होनी चाहिए क्योंकि एलिमिनेट करने के लिए भी कभी-कभी आ जाते हैं क्वेश्चन 3-4 कि कौन-सी संबंधित है, कौन-सी रियासत संबंधित नहीं है। तो इसको पार्ट ए से जोड़ के क्वेश्चन बन सकता है। चलिए, जो पार्ट बी स्टेट है, इसमें इस जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो उस समय पर गृह मंत्री थे, तो इनके प्रयासों से 22 अप्रैल 1948 को कब 22 अप्रैल 1948 को इस प्रदेश अर्थात मध्य भारत प्रांत कि 22 रियासतों के नरेशों ने अर्थात यहाँ पर कितने 22 रियासतें थीं, इनके शासकों ने एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए और जिसके फलस्वरूप मध्य भारत राज्य अपने स्वरूप में आया। तो ये 22 अप्रैल 1948 को मध्य भारत प्रांत अपने अस्तित्व में आया। ये आप देखेंगे जो पश्चिमी क्षेत्र है मध्य भारत प्रांत ये। तो इसमें कितनी 22 रियासतें और कब 1948 22 अप्रैल 1948 को इन 22 रियासतों के शासकों ने किस पर अनुबंध पर हस्ताक्षर किए और ये मध्य भारत प्रांत जो कि पार्ट बी स्टेट था, पार्ट बी में शामिल था इसलिए इसे पार्ट बी स्टेट कहा गया और इसे हम मध्य भारत प्रांत के नाम से जानते हैं। आप मध्य भारत प्रांत और मध्य प्रांत में कंफ्यूज मत होइएगा। मध्य प्रांत अर्थात ये मध्य का हिस्सा सेंट्रल प्रोविंस और मध्य भारत प्रांत ये आप ये वाला हिस्सा आप देख सकते हैं। इसके बाद जो यहाँ पर आप देखेंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ग्वालियर में मध्य भारत राज्य की स्थापना का उद्घाटन किया था। तो ग्वालियर राज्य में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस राज्य की स्थापना का क्या किया था उद्घाटन पार्ट बी स्टेट का और उस समय पर अर्थात तत्कालीन मध्य भारत प्रशासनिक दृष्टि से 16 जिलों में विभक्त था। ये जो क्षेत्र है उस समय पर 1956 से पहले की स्थिति हम देख रहे हैं अर्थात 1947 की। तो ये है जो ये क्षेत्र है कितने 16 जिलों में विभक्त था। कितने जिलों में विभक्त था? 16 जिलों में और इनमें इंदौर भी इसी में शामिल था। इंदौर जो जिला है इसी मध्य भारत प्रांत में ये सम्मिलित था और इसकी 2 राजधानियां हुआ करती थी। जो मध्य भारत प्रांत है इसकी कितनी राजधानियां हुआ करती थी 2 जिसमें से शीतकालीन राजधानी हुआ करती थी ग्वालियर 6.5 माह के लिए और ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी इंदौर 5.5 माह के लिए। तो हमें ये याद रखना है कि जो मध्य भारत प्रांत है इसकी कितनी राजधानियां हुआ करती थी 2 राजधानियां जिसमें से शीतकालीन राजधानी ग्वालियर और ग्रीष्मकालीन राजधानी इंदौर हुआ करती थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को हम देखते हैं कि 28 मई 1948 को मध्य भारत का गठन किया गया जिसमें ग्वालियर के जीवाजीराव सिंधिया को राज प्रमुख और इंदौर के यशवंत राव होलकर द्वितीय को उपराज प्रमुख नियुक्त किया गया। देखिए जब ये इस क्षेत्र का गठन किया गया मध्य भारत प्रांत का तब आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ की जो मुख्य रियासतें थीं और जो मुख्य शासक थे तो आप देखेंगे कि जो ग्वालियर रियासत थी तो ग्वालियर रियासत में शासन हुआ करता था जीवाजी राव सिंधिया का। किसका? जीवाजी राव सिंधिया। और जीवाजी राव सिंधिया का और जो इंदौर होलकर रियासत थी उसमें शासन हुआ करता था यशवंत राव होलकर द्वितीय का। किसका? यशवंत राव होलकर द्वितीय का। तो जब इस क्षेत्र का गठन किया गया तो इनमें से आप देखेंगे कि जो ग्वालियर के जीवाजी राव सिंधिया हैं इनको इस क्षेत्र का राज प्रमुख बनाया गया। क्या बनाया गया? राज प्रमुख। और वहीं यशवंत राव होलकर द्वितीय को उपराज प्रमुख नियुक्त किया गया। तो ये दोनों फैक्ट हमें याद रखने हैं। इस समय मध्य भारत को इस क्षेत्र को जो मध्य भारत प्रांत है इसको यूनाइटेड स्टेट ऑफ ग्वालियर इंदौर या मालवा यूनियन के नाम से भी जाना जाता था।
तो मध्य भारत प्रांत को मालवा यूनियन और यूनाइटेड स्टेट ऑफ ग्वालियर इंदौर के नाम से भी जाना जाता था। तो ये भी हमें याद रखना होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। इसमें जो मध्य भारत के प्रथम निर्वाचित मंत्रिमंडल के प्रधान कौन थे? लीलाधर जोशी। और इनके बाद गोपी कृष्ण विजयवर्गीय, तखतमल जैन और मिश्रीलाल गंगवाल मुख्यमंत्री बने। तो हमें प्रथम याद रखने हैं कौन? लीलाधर जोशी। चलिए इसके बाद यहाँ पर हमें पार्ट बी में जो शामिल प्रमुख क्षेत्र हैं वह दिए गए हैं, जिसमें कि अर्थात जो प्रमुख रियासतें हैं पार्ट बी की वह हमें यहाँ पर बताई गई हैं। आप देखेंगे कि होलकर रियासत इंदौर, सिंधिया रियासत ग्वालियर, देवास सीनियर, देवास जूनियर रियासत, बड़वानी, भूमिया, जाबरा, पिपलौदा, राजगढ़, काठियावाड़ा, रतलाम, धार, अलीराजपुर, सीतामऊ, मथवार और मोहम्मदगढ़, ये जो प्रमुख रियासतें हैं ये पार्ट बी में सम्मिलित थी। चलिए अब हम देखेंगे पार्ट सी। तो मध्य प्रदेश का वह क्षेत्र जो पार्ट सी में सम्मिलित किया गया था। तो पार्ट सी को विंध्य प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है और इस विंध्य प्रदेश में बुंदेलखंड और बघेलखंड की रियासतों को सम्मिलित किया गया था। तो आप देखेंगे कि जो बुंदेलखंड और बघेलखंड की रियासतों को मिलाकर के बनाया गया विंध्य प्रदेश और इसे शामिल किया गया पार्ट सी में। और ये जो बीपी मेनन की उपस्थिति में रीवा और नौगांव में, आप देखेंगे कि जो बुंदेलखंड है इसकी जब ये अलग अलग क्षेत्र थे तो बुंदेलखंड की राजधानी हुआ करती थी आप देखेंगे कि जब ये बुंदेलखंड और बघेलखंड अलग अलग थे तो बुंदेलखंड, तो बुंदेलखंड की जो राजधानी है वह हुआ करती थी नौगांव। क्या हुआ करती थी? नौगांव। और जो बघेलखंड है, बघेलखंड की राजधानी हुआ करती थी रीवा। बघेलखंड क्षेत्र की राजधानी क्या हुआ करती थी? रीवा। तो इसी समय पर ये बीपी मेनन की उपस्थिति में रीवा और नौगांव में मार्च 1948 में हस्ताक्षर किए गए थे, जिसके बाद ही विंध्य प्रदेश अपने अस्तित्व में आया, दोनों को सम्मिलित करते हुए बुंदेलखंड और बघेलखंड को, और यह पार्ट सी का हिस्सा बना। और इसका उद्घाटन है जो 4 अप्रैल 1948 को विंध्य प्रदेश का उद्घाटन श्री NB गौडगिल द्वारा किया गया। चलिए अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें हमें बताया है कि इस राज्य को रीवा तथा बुंदेलखंड 2 इकाइयों के रूप में रखा गया था। तो पहले जब विंध्य प्रदेश का गठन हुआ तो शुरुआत में इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, जिसमें रीवा और बुंदेलखंड नाम दिया गया और इनको 2 रूप इकाइयों में क्या किया गया? बांटा गया, सम्मिलित किया गया, जिसके राज प्रमुख रीवा के महाराज मार्तंड सिंह को बनाया गया। इसको जो विंध्य प्रदेश है इसको 2 भागों में रीवा और बुंदेलखंड में बांटा गया और इसके प्रमुख बनाया गया महाराजा मार्तंड सिंह देव को। बाद में देखिए इसके बाद जो कप्तान अवधेश प्रताप सिंह बघेलखंड और बुंदेलखंड में कामता प्रसाद सक्सेना के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन किया गया। आप देखेंगे कि जो कप्तान अवधेश प्रताप सिंह हैं ये जो बघेलखंड है जिनकी राजधानी रीवा हुआ करती थी, यहाँ के प्रमुख हुआ करते थे अवधेश प्रताप सिंह। तो हमें ये याद रखना है अवधेश प्रताप सिंह। और जो बुंदेलखंड है जिसकी राजधानी नौगांव हुआ करती थी उसके प्रमुख हुआ करते थे कामता प्रसाद। तो इनके नेतृत्व में ही बुंदेलखंड में आप देखेंगे तो कामता प्रसाद के नेतृत्व में और बघेलखंड में अवधेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन किया गया। परंतु 14 अप्रैल 1949 को ये इन्होंने जो मंत्रिमंडल बनाया, गठन किया, उन्होंने क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया। इसके बाद जब 2 अप्रैल 1952 को
आम चुनाव के बाद 2 अप्रैल 1952 को विंध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शंभुनाथ शुक्ल को बनाया गया। जब आम चुनाव संपन्न हुए तो यहाँ का विंध्य प्रदेश के प्रथम जो मुख्यमंत्री है वह किसे बनाया गया? शंभुनाथ शुक्ल को। तो यहाँ पर ये याद रखना है कि पार्ट सी के जो प्रथम मुख्यमंत्री बनाए गए वह कौन बनाए गए? शंभुनाथ शुक्ल। और यहाँ की जो राजधानी है वह रीवा बनाई गई। राजधानी यहाँ की पार्ट सी की राजधानी रीवा प्रथम मुख्यमंत्री शंभुनाथ शुक्ल को बनाया गया। और इनकी जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ उस मंत्रिमंडल में गृह मंत्री लालाराम वाजपेयी, शिक्षा मंत्री महेंद्र कुमार, उद्योग मंत्री दान बहादुर सिंह तथा न्याय मंत्री गोपाल शरण को बनाया गया। और चीफ कमिश्नर के स्थान पर कस्तूरी संथानम लेफ्टिनेंट गवर्नर को नियुक्त किया गया। चलिए, तो हमें ये फैक्ट है जो ये याद रखना है। और प्रारंभ में आप देखेंगे कि यहाँ की 2 राजधानियां थीं जिसमें रीवा और नौगांव बनाई गई, परंतु बाद में यहाँ की जो राजधानी है प्रमुख रूप से रीवा को ही चुना गया। तो यदि पार्ट सी की राजधानी पूछी जाए तो कौन होगी? रीवा। और यहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री होंगे जो वो शंभुनाथ शुक्ल होंगे। चलिए, यहाँ पर हमें इसके बाद पार्ट सी की प्रमुख जो रियासतें हैं वह दी गई हैं जिसमें रीवा, पन्ना, ओरछा, समथर, दतिया, नौगांव, अजयगढ़, मैहर, सरीला, भैंसुदा, छतरपुर, गरौली, बिजावर और कोठी ये प्रमुख रियासतें थीं जो पार्ट सी का हिस्सा थीं। इनको सम्मिलित पार्ट सी में कर दिया गया। चलिए, इसके बाद हम बात करेंगे भोपाल की। तो भोपाल एक अलग से रियासत हुआ करती थी जिसे जो कि एक स्वतंत्र राज्य था और इसे स्वतंत्र रखा भी गया और पार्ट सी के अंतर्गत इसे रखा गया। तो भोपाल को एक स्वतंत्र राज्य बनाकर पार्ट सी के अंतर्गत क्या किया गया? शामिल किया गया। तो हमें याद रखना है कि भोपाल को इस समय पर एक स्वतंत्र राज्य का ही रहा और उसे किस पार्ट में? पार्ट सी में सम्मिलित किया गया। तो इसे क्योंकि इसमें इनके जो प्रमुख थे भोपाल के नवाब थे नवाब हमीदुल्ला खान। इनका क्या था कि ये भोपाल को भारत संघ में शामिल नहीं करना चाहते थे और ये भारत संघ में इसके विलय के पक्ष में नहीं थे। तो इसके बाद जब प्रजामंडल आंदोलन के कारण जब आंदोलन हुआ तो इस दबाव के कारण इन्होंने 1 जून 1949 को भोपाल को भारत संघ में क्या कर दिया? विलय। तो ये डेट भी हमें याद रखनी है। 1 जून 1949 को भोपाल का विलय किसमें कर दिया गया? भारत संघ में। और श्री एन जो बनर्जी हैं यहाँ का इन्हें मुख्य आयुक्त नियुक्त किया गया, एन.बी. बनर्जी को। चलिए, इसके बाद हम देखेंगे जो 1952 आम चुनाव के बाद भोपाल राज्य है जो भोपाल राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बनाए गए शंकर दयाल शर्मा। तो भोपाल राज्य के पहले मुख्यमंत्री किसे बनाया गया? भोपाल दयाल शर्मा को। और तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल इनके प्रयासों से नवाब हमीदुल्ला और भारत सरकार का एक विलय पत्र पर एक समझौता हुआ इनका एवं मंत्री मौलाना इनायत उल्ला खां एवं श्री उमराव बने। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में हमें बताया गया है कि भोपाल विधानसभा के अध्यक्ष श्री सुल्तान मोहम्मद खां, उपाध्यक्ष श्री लक्ष्मी नारायण अग्रवाल थे। तो अध्यक्ष हैं जो वो कौन थे? श्री सुल्तान मोहम्मद खां और उपाध्यक्ष लक्ष्मी नारायण अग्रवाल। तत्कालीन भोपाल राज्य में शामिल 14 तहसीलें। देखिए, यहाँ पर जो भोपाल राज्य था वहां की ये तहसीलें दी हुई हैं क्योंकि आप देखेंगे कि भोपाल, रायसेन, इच्छावर, बैरसिया, बुधनी, गैरतगंज, सिलवानी, सीहोर, आष्टा, नसरुल्लागंज, गौहरगंज, बरेली, बेगमगंज, उदयपुरा ये जो 14 तहसीलें हैं ये उस समय भोपाल राज्य में सम्मिलित थी।
चलिए अब आगे हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश राज्य विलय से पहले विधानसभा सीटों की संख्या। देखिए हम अभी देख चुके हैं कि 1947 में जब मध्य प्रदेश का क्षेत्र है पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में सम्मिलित हुआ, उस समय पर हम देख ही चुके हैं कि विंध्य प्रदेश का गठन हुआ, मध्य भारत प्रदेश का गठन हुआ और सीपी एंड बरार मध्य प्रांत का गठन हुआ और भोपाल एक अलग से क्षेत्र था। तो इस समय पर इन क्षेत्रों में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी थी? तो आप देखेंगे कि विंध्य प्रदेश में इस समय पर थी 60 विधानसभा सीटें, भोपाल स्टेट में थी 30 विधानसभा सीटें, मध्य भारत प्रदेश में थी 99 सीटें और सीपी एंड बरार मध्य प्रांत में थी 150 विधानसभा सीटें। इस समय कुल जो विधानसभा सीटें थी वह कितनी थी? 339। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि इन्हीं क्षेत्रों में इन क्षेत्रों को प्रशासनिक दृष्टि से कुछ जिलों में विभक्त किया गया था। तो आप देखेंगे जो विंध्य प्रदेश है, विंध्य प्रदेश को प्रशासनिक दृष्टि से किया गया था 8 जिलों में विभक्त। विंध्य प्रदेश को कितने जिलों में विभक्त किया गया था? 8 जिलों में। और मध्य भारत प्रांत आप देखेंगे कि मध्य भारत प्रांत को प्रशासनिक दृष्टि से विभाजित किया गया था 16 जिलों में। कितने जिलों में? 16 जिलों में। इसी प्रकार से जो भोपाल राज्य है इसको प्रशासनिक दृष्टि से विभाजित किया गया था 2 जिलों में। तो भोपाल राज्य को कितने जिलों में? 2 जिलों में, मध्य भारत प्रांत को 16 जिलों में और सीपी एंड बरार को किया गया था 22 जिलों में विभक्त। कितने जिलों में? 22 जिलों में विभक्त। यदि हम इनको टोटल करेंगे तो हमें कुल जिले प्राप्त होंगे। तो यदि हम इन सब जिलों को टोटल कर दें तो इस समय पर अर्थात 1947 में जो जिलों की संख्या निकल के आएगी हमारे पास वो निकल के आएगी 48 जिले। तो इस प्रकार से इस समय पर अर्थात 1956 से पहले 1947 में मध्य भारत के क्षेत्र में जो कुल जिले हमारे सामने निकल कर आए वो कितने निकल कर के आए? 48 जिले। और किस क्षेत्र में कितने जिले थे, वहाँ की रियासतें भी हम देख चुके हैं कि कौन सी रियासत है वो किस क्षेत्र में मध्य भारत में थी, कि भोपाल प्रदेश में, विंध्य प्रदेश में, सीपी एंड बरार में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित था और कितने जिलों में इसे विभक्त किया गया था, सभी का हम देख चुके हैं। कुल जिले हमारे सामने कितने निकल करके आए हैं? 48 जिले। चलिए इसके बाद यहाँ पर जो हमने अभी देखा कि मध्य प्रदेश 1947 के बाद की जो स्थिति है अर्थात 1947 के बाद और 1956 के पहले, ये हम सभी देख चुके हैं। ये एक बार से हमें फिर से यहाँ एक टेबल फॉर्मेट में दे दिया गया है जिससे हम चीजों को आसानी से याद रख सकें। तो आप देखेंगे कि पार्ट ए जिसे कि सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार अर्थात मध्य प्रांत के नाम से जाना जाता था, जिसकी राजधानी क्या थी? नागपुर। और इसमें जो रियासतें थी कितनी? 15 रियासतें। तो इसका जब गठन किया गया था पार्ट ए में तो सेंट्रल प्रोविंस बरार और इन 15 रियासतों को सम्मिलित करके ही पार्ट ए स्टेट बनाया गया था। अब इसमें स्रोत दिए हुए हैं कि अन्य स्रोतों में यहाँ पर 15 रियासतें मिलती हैं और टाइम्स ऑफ इंडिया डायरेक्टरी एंड बुक्स 1951 के अनुसार हमें यहाँ पर ये रियासतें दी गई हैं जिसमें कि 14 रियासतें बताई गई हैं। तो ये दोनों फैक्ट यहाँ पर दिए गए हैं। तो एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आता है हमें उस प्रकार से आंसर देना होगा, हमें याद रखना होगा क्योंकि इसके आसपास भी फैक्ट आ सकते हैं तो हम उस प्रकार से इसको याद रखें। तो 14 रियासतें या 15, इसमें देखिए सभी में डिफरेंस है एक एक दो दो रियासत का, जो कि हमें सोर्स में इसमें बताया गया है कि किस सोर्स से कौन सा फैक्ट लिया गया है। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि पार्ट बी जिसे कि मध्य भारत के नाम से हम जानते हैं, इसकी 2 राजधानियां हुआ करती थी जिसमें कि ग्वालियर है जो वो शीतकालीन राजधानी 6.5 माह के लिए, इंदौर है जो इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी 5.5 माह के लिए, और इसमें 25 रियासतें सम्मिलित की गई थी। और या फिर जो दूसरा ये जो सोर्स है टाइम्स ऑफ इंडिया डायरेक्टरी के अनुसार 22 रियासतें, और पार्ट सी जैसे कि विंध्य प्रदेश
के नाम से हम जानते हैं। इसकी राजधानी रीवा और जिसमें 38 या फिर 35 रियासतों को सम्मिलित किया गया था। और भोपाल स्टेट जो कि स्वतंत्र राज्य था और इसे पार्ट सी में शामिल किया गया था। इसमें केवल एक ही रियासत अर्थात भोपाल सम्मिलित थी। बस इसे दो और किसको कितने जिलों में डिवाइड किया गया था ये हम अभी देख चुके हैं। चलिए, तो इस प्रकार से और हमें इस समय तक अर्थात 1956 के पहले तक हमारे सामने कुल कितने 48 जिले निकल के आए हैं। चलिए, तो यहाँ तक ये जो जानकारी है आपको याद रखना है। और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए, अब मिलते हैं हम इसी